नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा, मेरा जितना अपमान करना है करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल राहुल गांधी को पीछे बिठाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी ने देश को किया है कंगाल। क्यों संजय सिंह बोले कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता, आम आदमी पार्टी कोई तोड़ नहीं सकता। और कैसे दोस्तों कोलकाता में मचा हंगामा, अब बिहार में भी वैसी घटना होने के बाद बीजेपी और नीतीश सरकार घिरी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, जो लोग कोलकाता के नाम पर भाजपा वाले छाती पीट रहे थे, अब वही लोग बिहार के केस पर चुप बैठे हुए हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह छुपाकर जो घूम रही है वो किधर है। दरअसल कोलकाता में ममता बनर्जी के यहाँ दोस्तों एक नर्स के साथ दरिंदगी हुई, सबने देखा और सबने उस मुद्दे गरमाया, खास करके भाजपा ने। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, अब बिहार में उससे भी ख़तरनाक घटना हो गई है। बिहार में एक 14 साल की लड़की को ज़बरदस्ती कुछ बाहुबली उठाकर ले गए घर से, और उसकी माँ का आरोप है कि वो शादी करना चाहता था। जब शादी नहीं की गई तो वो उठाकर ले गया, और फिर उसके बाद लड़की के साथ 14 साल की, आप समझिए, रेप किया, और फिर उसको मार कर फेंक दिया गया। और कई बहुत सही जगह उस पर उसको काटा भी है, कट भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग आप समझिए कोलकाता की लड़की पर हंगामा मचा रहे थे, वो महज एक 14 साल की बिहार की लड़की पर अब चुप बैठे हुए हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा नीतीश सरकार के जंगल राज का, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी से, कि कल लाल किले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिला सुरक्षा की, वही घिसी पिटे भाषण जो वो पिछले 10 सालों से दे रहे हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया, वही घिसा-पिटा भाषण दिया, राहुल गांधी को का अपमान करते हुए पीछे बिठा दिया। इस सब से क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी के घिसे-पिटे भाषणों से अब लोग परेशान हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अब जो भी लोग छाती पीट रहे थे, पूरी मीडिया सुन बैठी है दोस्तों। कोई भी बिहार के इस केस की बात नहीं कर रहा है, जबकि आप समझ सकते हैं कि 14 साल की उम्र एक नाबालिग उम्र होती है, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और ख़ास करके नीतीश कुमार भी, क्योंकि दोस्तों ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि जंगल राज की सरकार बनती चली जा रही है। अब इनके जंगल राज पर कौन क्या कहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को पीछे बिठाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। 2 दिन हो गए, लेकिन राहुल गांधी के इस मुद्दे को खास कर शांत नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले, लाल किले पर राहुल गांधी को बीजेपी ने जानबूझकर 5वीं लाइन में बिठाया। ये एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष का अपमान है। जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को सबसे आगे बिठाना चाहिए था, क्योंकि सरकार के बाद अगर सबसे मजबूत कोई है तो विपक्ष है, यानी कि इंडिया गठबंधन है। ऐसे में दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी आगे बैठे थे, भाषण दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को भी आगे ही बिठाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी को दोस्तों 5वीं नंबर की लाइन में बैठाया गया। इस बात को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी ने हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से खुन्नस निकाली है, और खुन्नस निकालते हुए जानबूझकर हमारे नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया पीछे बिठाकर। पिछली बार हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और दोस्तों राहुल गांधी गए भी नहीं थे, लेकिन अब की बार क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए वो लाल किला पहुँचे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर कोई आता है दोस्तों तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी को 5वें नंबर की लाइन में क्यों बिठाया गया, जबकि राहुल गांधी आप समझिए नेता प्रतिपक्ष है, और इस वक्त सरकार के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई मजबूत है, या फिर यूँ कह दूँ कि सरकार से भी ज़्यादा कोई मजबूत है, तो वो राहुल गांधी है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस अपमान पर कांग्रेस भड़की हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। बीजेपी ने दोस्तों उठाया सिविल कोर्ट का मुद्दा, तो आपको बताते चले DY चंद्रचूड़ ने बना लिया मुंह। दरअसल दोस्तों अब तो प्रधानमंत्री की बातें सुनकर जजों को भी गुस्सा आने लगा है। ऐसा ही एक फ़ोटो आपको बताते चले, चीफ जस्टिस
DY चंद्रचूड़ साहब का वायरल हो रहा है। हुआ कुछ यूँ कि लाल किले पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर चर्चा करना चाहिए और सब लोगों अपने अपने विचार रखें, देश में धर्म के आधार पर कोई कानून ना चले। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को हमेशा धर्म के आधार पर चलने वाले कानून दिखाई देते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को कभी भी दिखाई देता है कि हमारे देश में दोस्तों महिलाएं असुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना किसी को नौकरियां दे पा रहे हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजियां कम नहीं हो रही हैं। धर्म के आधार पर बात करा लो, मंदिर मस्जिद पर बात करा लो, बस इन्हीं मुद्दों में नरेंद्र मोदी का दिमाग चलता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट को चर्चा करनी चाहिए, ये बात हम बार बार सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, तो DY चंद्रचूड़ ने मुंह बना लिया, क्योंकि शायद वो भी समझ गया कि ये फिर से वही सब कुछ बकवास कर रहा है दोस्तों, जो ये हमेशा करते हैं। और एक प्रधानमंत्री की दोस्तों जो पद होता है बहुत ही अहम होता है, या फिर यूँ कहते हैं कि उसकी गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि कुछ समझ में तो आता नहीं है, वो सर से ऊपर निकल जाती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें इंसान लोग सुनते तो हैं दोस्तों, लेकिन उन बातों को सुनकर वो नज़रअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आप समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी सच से कितना ही भाग ले। सच्चाई यही है दोस्तों कि आज हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी, ये तीन चीज़ों ने कहीं ना कहीं आतंक मचा रखा, और सरकार की जो तमाम चीज़ें वो सबके सामने आ ही रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता देख रही है। इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें की गई हैं दोस्तों, सरकार द्वारा ऐसे कानून लाए गए हैं जिनका वो हुआ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, नरेंद्र मोदी कहते हैं धर्म के आधार पर लोगों को कानून नहीं बनना चाहिए, लोगों को बांटना नहीं चाहिए। लोगों को तो आप बांट रहे हो, धर्म के आधार पर कौन सा कानून? भाई अगर मान लीजिए दोस्तों हिंदू धर्म में रीति रिवाज से अलग तरीके शादी होती है, तो मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से होती है, ईसाइयों में अलग से होती है। आपका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हम ये भी मान लें कि सब लोग जो यहाँ पर दोस्तों एक तरीके शादी कराएंगे? हाउ इज़ पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? नहीं है। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं दोस्तों कि हर एक कानून के हिसाब से देश चले, ये दोस्तों इम्पॉसिबल है, क्योंकि धर्म की चीज़ों में कानून घुसेड़ना ये एक तरीके की बेवकूफ़ी है। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हर धर्म के अपने अलग रूल्स होते हैं और अलग वो होते हैं चीज़ें, तो इस चीज़ को वो नहीं किया जा सकता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड न सिर्फ एक बेवकूफ़ाना बात है दोस्तों, बल्कि इसका असर बहुत भयंकर पड़ेगा नरेंद्र मोदी पर। अगर भूले से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया पूरे देश में, तो ये समझ लेना कि ये नरेंद्र मोदी के ताबूत में आखिरी कील होगी, क्योंकि इसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नया नहीं होता, वही घिसी पिटी बातें और वही तरीके की उल जलूल बातें करते हैं वो। आपको बताते चलें, आप ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल लाल किले से हमेशा एक ही भाषण देकर आते हैं नरेंद्र मोदी। साल जो है दोस्तों बीतते जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो सेम टू सेम है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं, कभी धर्मांतर कानून पर मुसलमानों को घेरते हैं, तो कभी धर्म परिवर्तन पर, तो कभी दोस्तों लव जिहाद पर। सारे कानून बस मुस्लिमों के लिए ही बनेंगे, ओवैसी ने कहा। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि लाल किले से खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में सच में दोस्तों महिलाएं सुरक्षित है? 14 साल की बच्ची को बिहार में लोग बाहुबली उठा ले जाते हैं, और नीतीश की पुलिस, नीतीश और बीजेपी की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश और बीजेपी की पुलिस सोती रहती है दोस्तों, और उस लड़की को रेप कर मार भी दिया जाता है। ऐसे ये बाहुबली कहाँ से पैदा होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन लोगों को कौन देता है बढ़ावा? जो लोग बढ़ावा देते हैं इन लोगों को दोस्तों, सबसे पहले तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग समाज में गंदगी पैदा कर रहे हैं जो जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि नीतीश की सरकार, पुलिस सब सो रही है, तभी तो इतना बड़ा कांड हो गया। ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वाले अब ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देख लें।
देखिए दोस्तों, कहीं भी ऐसी घटना होती है ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही बेकार चीज़ है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब दूसरे के दामन में छेद हो जाता है तो देखने लगते हैं, जब खुद के दामन में 36 छेद हो रखे हैं उसको देख नहीं रहे। और यही कारण है कि सरकार को दोस्तों अब इस चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। ये जो लगातार ये चीज़ें हो रही जब तक नहीं रुकने वाली हैं दोस्तों, जब तक कि इन लोगों को फांसी की सज़ा ना दी जाए। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, ना कोई केस ना कुछ दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों को तभी एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, वो है सज़ाए मौत। जो लोग दूसरों को मार रहे हैं और ख़ास कर लड़कियों को दोस्तों, आप समझिए आज इस जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि इस वक्त लोग शायद हमारे देश में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब लोग बेचारे बेटी अब पालने से भी डर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसके बाद दोस्तों लोग इसीलिए तो बेटियों से बचते हैं। बात ये नहीं है कि वो बेटियों से प्यार नहीं करते, वो बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन वो इसलिए डरते हैं दोस्तों कि हमारे घर बेटी होगी तो कल को उसके साथ भी ये हो गया तो। और ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि कुछ अनसेफ्टी भी हो जाती है। आज जब हमें पता है कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, ये सरकार निकम्मी सरकार है मान लीजिए, तमाम जो जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, तो कम से कम ये ज़रूरत है कि आप अपने घर की, मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बताकर रखें कि रात में या फिर सुनसान जगह पर लड़कियां अकेली ना जाएं, क्योंकि आजकल का माहौल वो रहा नहीं है। हम देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अपने घर की, कोई भी हो सकती है आपकी बहन बेटी पत्नी, रात में अकेले बिल्कुल ना भेजें, या फिर सुनसान जगहों पर दिन में भी अकेला ना भेजें। हो सके तो खुद साथ जाएं, साथ लाएं, ये ज़्यादा बेटर है। हालांकि आजकल लड़कियां खुद इतनी समझदार हो गई हैं, लेकिन कुछ हैं दोस्तों जो शायद सेफ्टी बरतती है, उसके बाद भी दोस्तों उनके साथ ये हो जाता है, तो उसको फिर क्या कहा जाए। या फिर ये भी है कि कुछ लोग दोस्तों जल्दीबाजी में सेफ्टी को भूल जाते हैं, तो वो लोग सेफ्टी को ना भूलें, क्योंकि सेफ्टी पहले होना चाहिए दोस्तों, बाद में सारी चीज़ें होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा राहुल गांधी का बीजेपी ने किया है अपमान। दरअसल आपको बताते चले शिवसेना बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। उनका कहना है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। दरअसल दोस्तों पहले तो राहुल गांधी को बुला लिया जाता है और उसके बाद राहुल को 5वीं लाइन में बिठाया गया, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी के ऊपर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फ़िलहाल मेरी एक फ़ोटो वायरल की गई जिसमें मैं राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर झुका हुआ हूँ, जबकि दोस्तों वो एक फ़ेक फ़ोटो बनाई गई है फ़ोटो एडिटर से। उसी को लेकर उद्धव ने जमकर हमला बोला। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है कि वो किसके साथ है। और दोस्तों महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्य, सब जानते हैं कि बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर दोस्तों बिहार तक, बिहार से लेकर तमाम राज्यों तक बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को जनता ने नकार दिया था। अब की बार नीतीश नायडू के बल पर वो खास कर सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हमने तो देखिए बार बार इस चीज़ को दोहराया भी है और कहा भी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में नीतीश और नायडू के बल पर बैठे हुए हैं। वो सरकार भले ही गिराए ना गिराए दोस्तों, लेकिन इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। आज नहीं तो 5 साल बाद जाना है इन्हें, जाना तो है ही, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का कम से कम वो घमंड था वो लोगों ने तोड़ दिया और ये बता दिया भैया कि जो लोग जनता के लिए काम करेंगे सिर्फ वोट उन्हें ही मिलेगा। और हमने देखा कि जब ये सरकार बनी दोस्तों, तो ये सरकार इतरा रही थी कि देखो भैया हमने तो फिर से सरकार बना ली और मज़े की बात ये है कि देश की वित्त मंत्री कहती है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार। बताइए आप, ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। जो लोग दोस्तों लंगड़े घोड़े हैं, जो बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था, फिर उसके बाद मुंह छुपा के सब घूमने लगे। कुछ तो इनके जो एमएलए थे वो रोने ही लगे, जनता ने हरा दिया। तो जाहिर सी बात है कि भैया जनता से अगर आप खिलवाड़ करोगे या फिर जनता के अगेंस्ट जाओगे तो जनता तो आपको सबक सिखाएगी, और ऐसा सबक सिखाएगी कि आप हमेशा याद रखोगे। इस बार मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार को समझ आ जाना चाहिए, इनको समझ आ जाना चाहिए कि इस देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है।
आज नहीं कल नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अब कुछ नहीं है, क्योंकि देश की जनता के जब लाठी चलती है दोस्तों तो अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चुप बैठ जाते हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ा रीज़न भी है कि सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले पूरी तरीके से दोस्तों वो हो चुके हैं अगेन। तो फिलहाल हम इस चीज़ को बार बार कहेंगे और इस चीज़ को बोलना भी चाहिए कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अजीब और गरीब है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, कहा अपने राज्य के बारे में बोलो अब। दरअसल आपको बताते चले, जो लोग पश्चिम बंगाल को गालियां दे रहे थे, ममता बनर्जी को गालियां दे रहे थे दोस्तों, अब ममता बनर्जी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में दोस्तों लगातार अब घटनाएं हो रही हैं रेप की, अब क्या कहेगी बीजेपी। और यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी के यहाँ तो अब हुआ है कोलकाता में ये, लेकिन दोस्तों बीजेपी शासित राज्यों में तो आए दिन इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इसमें क्या कहा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो सरकार अपने हाथ उठा लेती है या फिर नरेंद्र मोदी गायब हो जाते हैं कहीं पर। तो भैया जनता के सवालों का जवाब दीजिए आप, लेकिन सरकार के पास किसी के सवाल का जवाब है ही नहीं। और इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि सरकार का कोई आने वाला भविष्य भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर विपक्ष इस चीज़ को बार बार बोलता रहता है दोस्तों, और इस चीज़ को दोहराता भी है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं जो सरकार बोलती है दोस्तों, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि एक देश की जो राजनीति है दोस्तों वो थोड़ी अजीब और गरीब होती चली जा रही है। और प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन देश की जनता एक चीज़ जान चुकी है दोस्तों कि आप आज हो कल नहीं, लेकिन जनता आपसे सवाल पूछती रहेगी। और इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ और कहता भी रहता हूँ कि फ़िलहाल जल्द से जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है और ये सरकार भी जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल विधानसभा की जो उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन पीडीए जीतेगा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश ने तैयारियां शुरू कर दी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और 10 सीटों पर उपचुनाव का मतलब साफ है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो ये चुनाव भी हार जाए, क्योंकि हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। वो ये दोस्तों कि सबसे पहली बात, बीजेपी ने पूरी कोशिश की दोस्तों, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि सरकार ने बहुत नीतियाँ बना रखी है दोस्तों, अपने अपनी जुगाड़ें। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? दरअसल दोस्तों सरकार पूरी कोशिश करती है किसी भी तरीके चुनाव को मोड़ने की। कभी धर्म के मुद्दे को बीच में ले आती है, तो कभी किसी रेप को उछालती है ताकि दोस्तों सरकार को वोट मिले। लेकिन इसका उल्टा तब होता है जब कोई बीजेपी का नेता निकलता है, उसके ऊपर ये आरोप होते हैं तो बीजेपी शांत पड़ जाती है। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है तो बीजेपी की नज़र दोस्तों इस बार 10 सीटों पर है, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में उसकी करारी हार हो गई। उसके बाद दोस्तों जो अभी उपचुनाव हुआ था उसमें भी इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले 12 सीटें लगभग जीती थी इंडिया में ने 12 में से 10। और ऐसे में दोस्तों फिर से एक बार उपचुनाव होने वाला है, तो अब की बार बीजेपी चाहती है कि जो बची हुई इज्जत है वो ना लुट जाए दोस्तों। इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को किसी भी तरीके से मोड़ा जाए। आपने देखा है कि बहुत जल्दी 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसको लेकर सरकार घिरी हुई भी है और डरी हुई भी है कि क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जल्दी दोस्तों महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगी टूट। अजीत पवार का बीजेपी से टूटता हुआ रिश्ता। दरअसल दोस्तों अजीत पवार लगातार बीजेपी से किनारा करते चले जा रहा है। एक तरफ हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि अजीत पवार जब से बीजेपी में गए दोस्तों उनकी कोई पहचान बची नहीं है। उल्टा शरद पवार को धोखा देकर अजीत पवार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया और जनता ने दोस्तों उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि जनता ने एक तरीके से वोट ही नहीं दिया। तो इसीलिए सवाल जो है वो सीधा सा था दोस्तों, क्या आप किसको चुनना चाहेंगे? जहाँ पर ये साफ था कि अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि सरकार की नीतियाँ चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या पर रोकने का काम करते हैं। फ़िलहाल तो हम तो यही कहेंगे कि अब इस सरकार की दोस्तों लोगों ने बोलती बंद कर दी और आने वाला समय विपक्ष के लिए अच्छा ही होगा।
फ़िलहाल आपको हमें ज़रूर बता देना है दोस्तों, अगर आपको भी हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।